Welcome people, this is UPC Connect. The lesson is on Indian music. Let us understand what are the different ways जिसके थ्रू इंडियन म्यूजिक को क्लासिफाई किया गया है. इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारे म्यूजिक के डिफरेंट फॉर्म आए गया है. सो इसके थ्रू इसको बांटा गया है इन डिफरेंट कैटेगरीज. यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फेमस है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो पाए जाए सबसे ज्यादा फेमस जो इंडियन म्यूजिक है वो है क्लासिकल म्यूजिक. इसके अलावा है फोक म्यूजिक. क्लासिकल म्यूजिक को डिफरेंट कैटेगराइज में और भी बांटा गया है. हिंदुस्तानी स्टाइल जो कि नदर्न इंडिया में पाए जाने वाला स्टाइल है. दूसरा है कर्नाटिक स्टाइल जो कि सदर्न इंडिया में प्रैक्टिस करने वाला म्यूजिक का फॉर्म है. इसके अलावा फोक म्यूजिक है. और धीरे धीरे हमने ये देखा है कि देयर इज अ डिफरेंट ट्रेंड जहां पे क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक का फ्यूजन किया गया है और ये भी काफी पॉपुलराइज हो रहा है. और धीरे धीरे जैसे ग्लोबल म्यूजिक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और स्प्रेड होता गया है तो एक डिफरेंट ट्रेंड देखा गया है जहां पे ग्लोबल म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक का फ्यूजन भी देखा गया है. ग्लोबल म्यूजिक जैसे रॉक, पॉप, ब्लू, साइकेडेलिक, जैज एंड ट्रांस इनका भी फ्यूजन किया है विद क्लासिकल म्यूजिक. सो एक डिफरेंट ये कैटेगरी बनाया गया है. सो दैट वाज बेसिकली द ओवरव्यू ऑफ दिस क्लासिफिकेशन. So now let us see what is Indian classical music. जैसे जैसे इंडियन म्यूजिक इवॉल्व होता गया इसका दो अलग डिस्टिंक्शन रखा गया. नदर्न इंडिया में जो प्रैक्टिस करने वाला म्यूजिक है वो है हिंदुस्तानी म्यूजिक और सदर्न इंडिया में प्रैक्टिस करने जाने वाला जो म्यूजिक है वो है कर्नाटिक म्यूजिक. वैसे तो दोनों जो स्टाइल ऑफ म्यूजिक है हिस्ट्री के फॉर्म में दोनों बिलोंग करते हैं टू द नाट्य शास्त्र टेक्स्ट जिसको भरत मुनि ने लिखा है इन द 14th century. बट नाउ लेट अस फोकस व्हाट इज पर्टिकुलरली दिस हिंदुस्तानी म्यूजिक. ये जो म्यूजिक का ब्रांच है ये फोकस करता है ऑन द म्यूजिकल स्ट्रक्चर एंड पर्टिकुलरली ऑन द इम्प्रोवाइजेशन पार्ट. इसके अंदर एक शुद्ध स्वरा सप्तका है मतलब ऑक्टेव ऑफ नेचुरल नोट्स. हिंदुस्तानी म्यूजिक में सिंगिंग के 10 अलग स्टाइल लिखा गया है जैसे ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, तपा, चतुरंग, रागसागर, तराना, सरगम एंड ठुमरी. Now let us see what is ध्रुपद. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ओल्डेस्ट और ग्रैंडेस्ट फॉर्म है ध्रुपद का. और ये देखा गया है कि इसका जो रूट है इट बिलोंग्स टू ओल्डर फॉर्म जैसे प्रबंधा और ध्रुवपदा. इसका जो नाम है ये आता है फ्रॉम 2 डिफरेंट वर्ड्स ध्रुव और पदा और दोनों को कंबाइन करके ध्रुपद निकलता है जो बेसिकली फोकस करता है ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री. और ये पर्टिकुलरली फोकस करता है कि किस स्टाइल से गाया गया है, व्हाट इज अ स्टाइल. और ध्रुपद बेसिकली अपनी पीक पोजीशन पे पहुंचा था व्हेन देयर वाज एम्परर अकबर जिनके कोर्ट में डिफरेंट म्यूजिकल मास्टर्स यूज्ड टू सिंग जैसे बाबा गोपाल दास, स्वामी हरिदास और तानसेन. वो अपने कोर्ट में डिफरेंट म्यूजिकल मास्टर्स को पेट्रनाइज करते थे, एम्प्लॉय करते थे. तानसेन जो कि वन ऑफ द नवरत्न से मुगल कोर्ट के 9 जेम्स में से एक थे. वो मतलब 9 जेम्स या फिर नवरत्न वो ऐसे लोग थे 9 पर्टिकुलर लोग ऐसे थे जो कि अपनी फील्ड में काफी एक्सपर्ट थे. तो उनमें से एक थी तानसेन. ये देखा गया या फिर ऐसा स्पेकुलेशन है कि बाइजू बावरा भी जो कि फेमस म्यूजिशियन है वो भी अकबर के कोर्ट में उन्होंने भी गाया है. अकबर अकेले नहीं थे, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर इनके कोर्ट में भी डिफरेंट सिंगर्स यूज्ड टू सिंग जो कि ध्रुपद की फील्ड में मास्टरी रखते थे. एंड स्लोली इन द मीडियवल पीरियड इट बिकेम अ मेजर फॉर्म ऑफ सिंगिंग. बट 18th century के बाद इसका जो पॉपुलैरिटी था वो काफी कम हो गया, घट गया. इट लॉस्ट इट्स शीन. ध्रुपद बेसिकली एक पोएटिक फॉर्म है अलॉन्ग विद द एक्सटेंडेड प्रेजेंटेशन स्टाइल. और यहां पे प्रिसाइज और ओवर्ट इलैबोरेशन ऑफ रागा का यूज किया गया है. ध्रुपद के अंदर संस्कृत सिलेबल्स हैं ऑफ टेम्पल ओरिजिन. कंपोजिशन में यहां पे 4 से 5 स्टैंजास हैं. यहां पे एक डुओ परफॉर्म करते हैं ध्रुपद को. डुओ बेसिकली मतलब है 2 मेल वोकलिस्ट जिनको अकम्पनी करते हैं बायर, तानपुरा और पंखवाज. वाणी या फिर बानी के बेसिस पे ध्रुपद सिंगिंग को डिफरेंट फॉर्म में रखा गया है और 4 मेन फॉर्म्स होते हैं. सबसे पहला फॉर्म है दागरी घराना. यहां पे दागर फैमिली दागर वाणी में गाते हैं. और जो दागर फैमिली बेसिकली एक मुस्लिम फैमिली है बट ये हिंदू टेक्स्ट को ये गाते हैं हिंदू टेक्स्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस जैसे कि गुंदेचा ब्रदर्स जयपुर से. ये जो फैमिली है
ये जनरेशन्स के थ्रू इस फैमिली के जो मेंस हैं ये ट्रेन होते हैं और वो पैर के बेसिस पे वो परफॉर्म करते हैं दागरी घराना को। नेक्स्ट है दरभंगा घराना। यहाँ पे जो फैमिली है जो काफी इस फॉर्म में एक्सपर्ट है वो है मलिक फैमिली। और ये जो दरभंगा घराना है यहाँ पे लोग गाते हैं खंदार वाणी और गौहर वाणी को। और यहाँ पे इस जो फॉर्म है यहाँ ये फॉर्म एम्फोसाइज बेसिकली करता है ऑन राग आलाप। और यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको करते हैं बाय इंकॉर्पोरेटिंग अ वैरायटी ऑफ लयकारी। और यहाँ पे मलिक फैमिली में जो करंटली परफॉर्मिंग मेंबर्स हैं दे बेसिकली इंक्लूड राम चतुर मालिक, प्रेम कुमार मालिक एंड सियाराम तिवारी। नेक्स्ट फॉर्म है बेतैया घराना। यहाँ पे ये जो जनरेशन है ये जो फैमिली है ये परफॉर्म करते हैं नौहर एंड कंधार वाणी स्टाइल को। यहाँ पे कुछ यूनिक टेक्निक्स हैं जो कि इस फैमिली के लोग ही स्पेसिफिकली जो ट्रेन्ड लोग हैं वो ही जानते हैं। यहाँ पे जो फेमस फैमिली है वो है मिश्रास इस पर्टिकुलर फॉर्म के। और जो लिविंग मेंबर है जो कि इस फॉर्म को अभी भी परफॉर्म करते हैं रेगुलरली वो है इंद्र किशोर मिश्रा। इसके अलावा जो ध्रुपद जो फॉर्म है ये बेतैया और दरभंगा स्कूल का ये जो प्रिवेलेंट फॉर्म है उसको उस स्टाइल को कहते हैं हवेली स्टाइल, बोथ इन द बेतैया एंड दरभंगा स्कूल। इसके अलावा जो चौथा फॉर्म है वो है तलवांडी घराना। जो बेसिक ये जो घराना है ये खंदार वाणी में गाते हैं बट यहाँ पे फैमिली इनका जो बेस है ओरिजिन है वो पाकिस्तान है। सो इसके वजह से इसको एक डिफरेंट इंडियन म्यूजिक का डिफरेंट फॉर्म में रखने के लिए काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है क्योंकि इसका ओरिजिन पाकिस्तान है। घराना सिस्टम ये बेसिकली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सो लीनिएज या फिर अप्रेंटिसशिप के थ्रू म्यूजिशियंस और डांसर्स को लिंक करते हैं इस सिस्टम के थ्रू। और हर एक घराना इसका अपना ही एक म्यूजिकल आइडियोलॉजी है, इनका अपना ही म्यूजिकल स्टाइल है, उसको वो अडर करते हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिट होता आया है। ये जो घराना वर्ड है ये उर्दू या फिर हिंदी वर्ड है जहां पे घर का मतलब है हाउस या फिर फैमिली। सो जनरेशन टू जनरेशन ये म्यूजिकल आइडियोलॉजी ये ट्रांसमिट होता आया है। सो ये म्यूजिक के जितने भी थिंकिंग, टीचिंग या फिर परफॉर्मेंस या फिर एप्रिसिएशन है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। और ये एक जो घराना है ये बेसिकली म्यूजिकल आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कुछ इंपॉर्टेंट जो घरानाज हैं वो है आगरा घराना, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, किराना और पटियाला घराना। ये सारे फेमस घरानाज हैं। ख्याल, जो ख्याल वर्ड है ये पर्शियन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है आइडिया या फिर इमेजिनेशन। यहाँ पे आमिर खुसरो का जो स्टाइल है वही सबसे ज्यादा यहाँ इस पूरे ख्याल म्यूजिक को सबसे ज्यादा उन्होंने पॉपुलराइज किया है और वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। इस आर्ट फॉर्म ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसमें इंप्रोवाइजेशन का स्कोप है, इसलिए म्यूजिशियंस के एनवायरनमेंट में ये काफी फेमस स्टाइल है या फिर फेमस म्यूजिक है। ख्याल जो म्यूजिक है यहाँ पे शॉर्ट सॉन्ग्स का रेpertoire है जिसका लेंथ अराउंड 2 से 8 लाइन्स तक होता है। और जो ख्याल कंपोजिशन है इसको बंदिश कंपोजिशन भी कहते हैं। सुल्तान मोहम्मद शर्की ने 15th सेंचुरी में सबसे ज्यादा पैटर्नेज दिया है ख्याल म्यूजिक को। और इस म्यूजिक में सबसे यूनिक फीचर है कि इसमें कंपोजिशन में तान होता है और इसकी वजह से आलाप को कम फोकस दिया गया है ख्याल म्यूजिक में अगर ध्रुपद के साथ कंपेयर करें तो। एक नॉर्मल जो ख्याल परफॉर्मेंस है इसके अंदर 2 सॉन्ग्स होते हैं, एक होता है बड़ा ख्याल जिसमें स्लो टेम्पो है और दूसरा होता है छोटा ख्याल जिसका टेम्पो फास्ट होता है कंपेयर टू द बड़ा ख्याल। यहां पे कंपोजिशन पे जो बंदिश कंपोजिशन है ये मोस्टली सेम रहता है, मतलब जो टेक्स्ट और रागा है वो कांस्टेंट रहता है बट जो सिंगर्स हैं वो जिस तरीके से इस कंपोजिशन को गाते हैं या फिर रेंडर करते हैं वो डिफरेंट तरीका होता है। और यहाँ पे जो थीम है वो रोमांटिक होता है नेचर में और जरूरी नहीं है कि जो लव हो ये किसी पर्सन के लिए हो, इट कैन बी यूज फॉर प्रेजिंग गॉड या फिर फॉर अ पर्टिकुलर किंग। यहाँ पे जब डिविनिटी की बात करते हैं तो मोस्टली ये जो कंपोजिशन है वो कंपोज किया जाता है फॉर प्रेजिंग लॉर्ड कृष्णा। यहाँ पे कुछ मेजर घरानाज हैं इस ख्याल म्यूजिक के अंदर, सो लेट अस स्टडी सम ऑफ देम। सबसे पहले है ग्वालियर घराना। ये माना जाता है कि ख्याल जो म्यूजिक के अंदर सबसे पुराना घराना में से एक है ये घराना। और ये जो यहाँ पे इस घराना के अंदर जो पूरी म्यूजिक है वो काफी रिगरस और कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे मेलेडी और रिदम दोनों को इक्वल फोकस दिया गया है। इवन दो सिस्टम काफी रिगरस और कॉम्प्लेक्स है बट
इस घराना के जो लोग हैं वो स्टिल प्रेफर करते हैं कि वो सिंपल रागास को गाएं। इस घराना के जो फेमस सिंगर्स या फिर एक्सपाउंडर जो हैं वो है नत्थू खान और विष्णु पालुष्कर, वो है यहाँ पे फेमस वोकलिस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट घराना जो है वो है किराना घराना, जो राजस्थान की जो किराना विलेज है उसके बेस पे इस घराना का नाम लिया गया है। इस घराना को बेसिकली फाउंड किया गया था नायक गोपाल ने, बट इस घराना को फेमस किया था 20th सेंचुरी में बाय अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ने। ये जो घराना है काफी फेमस है। ये फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो रागास है स्लो टेम्पो में गाया जाता है। यहाँ पे मेलोडी को भी फोकस दिया गया है और किस तरीके से, मतलब टेक्स्ट की प्रोनाउंसिएशन में कितनी क्लैरिटी है उसको भी काफी फोकस दिया गया है यहाँ पे इस घराने के अंदर। यहाँ पे सरगम या फिर ट्रेडिशनल रागास को यूज किया गया है। इस घराना में बहुत ज्यादा सिंगर्स हैं, बट जो सबसे फेमस सिंगर्स हैं वो हैं पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट घराना है आगरा घराना। हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि इसको एस्टैब्लिश किया था बाय खुदा बख्श, बट जो बाकी की म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि हाजी सुजन ने इसको फाउंड किया था, हाजी सुजन खान ने। फयाज खान, उन्होंने इस घराना को रिवाइव किया था। उन्होंने बेसिकली इस पूरे घराना को एक लिरिकल टच दिया था, उसके थ्रू ये घराना रिवाइव हुआ है। और उसके बाद से इस घराना का नाम इसको रीनेम किया था एज रंगीला घराना। यहां पे जो फेमस एक्सपाउंडर्स या फिर वोकलिस्ट या फिर सिंगर्स जो हैं वो है CR व्यास या फिर विजय किचलू। इसके बाद आता है पटियाला घराना। यहां पे इस घराना को 19th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया था बाय बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने। यहां पे स्टार्टिंग में पटियाला के जो महाराजा हैं उन्होंने स्टार्टिंग में इसको इनिशियल स्पॉन्सरशिप दिया था और बाद में ये गजल, ठुमरी और ख्याल की वजह से काफी इसने रेपुटेशन गैदर कर ली। ये जो फोकस करता है वो फोकस करता है बेसिकली रिदम और इमोशंस और तानास पे। ये अपने कंपोजिशन पे ये ऑर्नामेंटेशन या फिर अलंकार ये यूज करता है। यहां पे जो फेमस वेल नोन कंपोजर है इस घराना के वो है बड़े गुलाम अली खान साहब, जो कि माने जाते हैं कि इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वो सिर्फ एलीट क्लास के लिए था। सो उन्होंने इस गैप को फिल किया, उन्होंने गैप को ब्रिज किया बाय ब्रिंगिंग दिस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक टू एवरीवन। और उन्होंने जो रागा दरबारी उनके जो म्यूजिक है उनकी रेंडरिंग है उसके लिए काफी वेल नोन है वो। ये जो घराना है काफी यूनिक है क्योंकि इसमें जो तान, गमक और गायकी यूज किया गया है या फिर तराना का जो स्टाइल यूज किया गया है काफी यूनिक है। नेक्स्ट आता है भेंडी बाजार घराना। यहां पे छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन, इन तीनों ने इसको फाउंड किया है 19th सेंचुरी में। और इन्होंने ये काफी इस घराना को काफी पॉपुलर किया है क्योंकि ये जो सिंगर्स हैं काफी फेमस हो गए हैं क्योंकि दे आर वेरी मच ट्रेन्ड एंड दे कैन इजिली कंट्रोल देयर ब्रेथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इस टेक्निक की वजह से ये जो आर्टिस्ट हैं ये एक ही सिंगल ब्रेथ में बहुत ही लॉन्ग कंपोजिशन गा सकते हैं इजिली। और फर्दर ये जो घराना है ये काफी यूनिक है क्योंकि यहाँ पे कर्नाटिक रागास अपने रेपर्टोयर में ये इंक्लूडेड इन्होंने किया है। ठुमरी, यहां पे रागास का मिक्स कंपोजिशन है और इसकी वजह से इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एक सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है। ये जो कंपोजिशन है यहाँ पे ये रोमांटिक या फिर डिवोशनल होते हैं नेचर में। और मोस्टली ये पूरा सिस्टम जो म्यूजिक है ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है भक्ति मूवमेंट से। सो इसके वजह से जितने भी टेक्स्ट है वो ग्रेटली रिवॉल्व करता है अराउंड द गर्ल्स लव स्पेसिफिकली फॉर द लॉर्ड श्री कृष्णा। और यहाँ पे कंपोजिशन का जो लैंग्वेज है वो या तो हिंदी या तो अवधी या फिर ब्रज भाषा डायलेक्ट में होता है। मोस्टली ये जो कंपोजिशन है इसको गाया जाता है एक फीमेल वॉइस में। और बाकी के जितने फॉर्म्स हैं ठुमरी उनसे इसलिए अलग है क्योंकि इसके कंपोजिशन में इनहेरेंटली एक सेंसुअलिटी इन्वॉल्व रहता है। और यहाँ पे काफी इंप्रोवाइजेशन होता है, मतलब सिंगर को स्पेस दिया जाता है कि वो इंप्रोवाइज कर सकें। सो इसकी वजह से रागा को हैंडल करने में काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उनके पास। और ठुमरी के सब जॉनर्स हैं जैसे ददरा, होरी, कजारी, सावन, झूला और छैती। बेसिकली दो टाइप हैं ठुमरी के। एक होता है पूर्वी ठुमरी, इसको गाया जाता है एक स्लोअर टेम्पो में। और फास्ट और लाइवली टेम्पो में गाया जाने वाला जो ठुमरी है उसका नाम है पंजाबी ठुमरी। ठुमरी के जो फेमस घरानास है या फिर मेन घरानास है वो है बनारस और लखनऊ घराना।
और यहाँ पे जो सबसे फेमस जो सिंगर हैं वो है बेगम अख्तर। ये काफी फेमस थे और एक हाउस होल्ड नेम बन चुके थे क्योंकि इनका जो वॉइस था काफी हस्की वॉइस था और इनकी जो रेंज थी इस गाने की वो काफी बाउंडलेस थी, एक तरीके से लिमिटलेस रेंज थी इनकी। सो इसलिए काफी फेमस थे ये। तप्पा स्टाइल, ये जो स्टाइल है यहाँ पे रिदम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कंपोजिशंस के अंदर जो कंस्ट्रक्शंस है वो डिफिकल्ट रहता है, फास्ट होता है और काफी सटल रहता है। जितनी भी नॉर्थ वेस्ट इंडियंस की जितनी भी कैमल राइडर्स हैं वहां पे जो फोक सॉन्ग्स हैं उससे ओरिजिन हुआ है ये जो स्टाइल है तप्पा स्टाइल। बट जैसे ये एम्परर मोहम्मद शाह के मुगल कोर्ट में ये आया, ये सॉन्ग वहां पे जब एक्सटेंड हुआ तो उसके बाद से इसको कंसिडर किया जाता है एज ए सेमी क्लासिकल वोकल सॉन्ग। और इसके कंपोजिशन में जो फ्रेजेस है उनमें काफी क्विक टर्न रहता है। बट तप्पा जो स्टाइल है म्यूजिक का, ये स्टाइल जो काफी लिमिटेड है, मतलब ऑडियंस इसकी काफी लिमिटेड है क्योंकि इट इज लिमिट एक्सटेंडेड ओनली टू अ वेल्थी एलीट क्लास। बैठकी जो स्टाइल है जो इसके अंदर इवॉल्व हुई है ये यहां पे डायरेक्ट पैट्रनेज है लैंडेड एलीट्स का, स्पेसिफिकली द जमींदारी क्लास। और 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में जमींदारी क्लास के जो बैठक खानास है और जो जलसा घर है वहीं पे इसको गाया जाता है। जो बैठक खानास है स्पेसिफिकली बैठक यहां पे मतलब है असेंबली और जो खानास है वो हॉल्स या फिर साइलेंट्स है। जो जलसा घर है ये बेसिकली क्या होता है, हॉल्स होता है जहां पे एंटरटेनमेंट के लिए मुजरा या फिर नाच किया जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो स्टाइल है ये एक्सटेंड होया जा रहा है क्योंकि अभी कोई फेमस पर्सन या फिर कोई सिंगर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसके कुछ फेमस जो एक्सपाउंडर्स या फिर सिंगर्स जो थे वो थे मियान सोदी, पंडित लक्ष्मण राव ऑफ ग्वालियर और शानो खुराना। खुराना स्टाइल, इस स्टाइल में भी रिदम को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है, वो काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर मेनली मेलोडी रहता है और जो पूरा स्ट्रक्चर है काफी शॉर्ट है और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है काफी रिपीटेड होते हैं और परफॉर्मर का डिस्क्रिप्शन है कि इसमें कितना वेरिएशन और इलैबोरेशन होना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरी मेलोडी रहती है बट वो एक हायर नोट पे रहती है और उसको मेन मेलोडी गाने से पहले उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं उसको फास्टर टेम्पो में गाया जाता है और एक रिदमिक पैटर्न पे गाया जाता है। सो इसके लिए इसको गाने के लिए एक रिदमिक मैनिपुलेशन होना चाहिए और इस रिदमिक मैनिपुलेशन के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग और स्किल्स चाहिए होता है। राइट नाउ जो वर्ल्ड का जो फास्ट तराना सिंगर है वो है पंडित रतन मोहन शर्मा जो कि मेवाती घराना के बिलोंग करते हैं। 2011 में जो पंडित मोतीराम संगीत समारोह है हैदराबाद में जो हुआ था उस ओकेशन पे पंडित रतन मोहन शर्मा को टाइटल दिया गया था एस तराना के बादशाह, जिसका मतलब है किंग ऑफ तराना। धम्मार होरी स्टाइल, ये जो स्टाइल है ये ध्रुपद स्टाइल से बहुत सिमिलर है बट एक्सेप्शन ये है कि इसको ध्रुपद ताल में गाया गया है। ये जो स्टाइल है ये काफी ऑर्गेनाइज स्टाइल है जिसके जो साइकिल है 14 बीट का साइकिल है और ये इरेगुलर फॉर्म में यूज किया गया है। ये जो कंपोजिशन है स्पेसिफिकली लॉर्ड कृष्णा के लिए लिखा गया है यहाँ पे मोस्टली और इसकी वजह से ये डिवोशनल है नेचर में। यहाँ पे जो सॉन्ग्स है मोस्टली वो होली फेस्टिवल में इसको यूज किया गया है क्योंकि जो इसके कंपोजिशंस हैं वो काफी फास्ट है और इसमें इरोटिक कंटेंट्स है। इसके अलावा इस पूरे कंपोजिशन में स्पेस दिया गया है इम्प्रोवाइजेशन का। सो इसकी वजह से सिंगर्स में ये काफी फेमस स्टाइल है। ये गजल, ये एक पोएटिक फॉर्म है जिसके अंदर राइमिंग कपलेट्स हैं और यहाँ पे हर जो लाइन है सबका जो मीटर है वो सेम रहता है। गजल इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत अच्छे से बहुत एक्सेलेंट वे में इमोशंस एक्सप्रेस करवाता है। इमोशंस स्पेसिफिकली ये पेन ऑफ लॉस या फिर सेपरेशन है और इस पेन के बावजूद जो लव की ब्यूटी है उसको भी ये एक्सप्रेस कराता है। सो इसकी वजह से ये काफी फेमस है। ये माना गया है कि 10th सेंचुरी एडी में ईरान में इसका ओरिजिन हुआ है। और जो गजल है क्योंकि ये पोएटिक फॉर्म है तो इसके अंदर ये 12 अशार या फिर कपलेट से ज्यादा एक्सीड नहीं करता। 12th सेंचुरी एडी में जैसे सूफी मिस्टिक्स की इन्फ्लुएंस बढ़ती गई ये साउथ एशिया में गजल स्प्रेड होता गया। मुगल पीरियड में जो गजल है ये अपनी पीक पोजीशन पर पहुंचा। ये माना गया है कि आमिर खुसरो ये गजल को सबसे ज्यादा फेमस बनाने में सबसे वन ऑफ द बेस्ट या फिर फर्स्ट एक्सपाउंडर थे। और जो मेजर हिस्टोरिकल गजल पोएट्स हैं वो या तो वो खुद सूफी थे जैसे रूमी या फिर हफीज या तो वो सूफी आइडिया के सिंपथाइजर्स थे। गजल का फॉर्म काफी स्पेसिफिक है
और ये ट्रेडिशनली सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर डील करता है, वो है लव। और लव में स्पेसिफिकली अनकंडीशनल और सुपीरियर लव। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाला गजल है उसमें इस्लामिक मिस्टिसिज्म का काफी इन्फ्लुएंस रहता है। गजल के जो लिरिक्स हैं काफी कॉम्प्लेक्स हैं और इसको समझने के लिए एक रिक्वायर्ड एजुकेशन की जरूरत है। और ये जो एजुकेशन है ये सिर्फ अपर क्लास के पास लिमिटेड था। सो एक सेक्शन तक लिमिटेड था ये गजल। और यहाँ के जो ट्रेडिशनल क्लासिकल रागाज है जिसमें लिरिक्स रेंडर्ड किया गया है वो भी बहुत डिफिकल्ट थे समझने के लिए। बट जैसे जैसे गजल इवॉल्व होता गया इसमें काफी सिंप्लीफिकेशन आ गई, वर्ड्स और फ्रेसिंग्स में काफी सिंप्लीफिकेशन आ गई, जिसकी वजह से लोग नाउ दे कैन इजिली अंडरस्टैंड द लिरिक्स ऑफ द गजल्स। और गजल पहले ये जो स्टाइल्स था वो लिमिटेड था टू ख्याल, ठुमरी, रागा और ताला और बाकी क्लासिकल और लाइट क्लासिकल जॉनर्स। बट अब ये इन सारे स्टाइल्स में लिमिटेड नहीं है, ये और सिंप्लीफाइड हो चुका है और इसकी वजह से लोगों में, मासस में ये काफी अच्छे से पहुंच गया है, उनमें काफी फेमस और पॉपुलर है। कर्नाटिक म्यूजिक में जो म्यूजिक होता है वो ट्रेडिशनल ऑक्टेव में होता है और ये कृति पे फोकस्ड किया जाता है। और इसके अलावा म्यूजिक के जो लिरिकल क्वालिटी है या फिर साहित्य उस पर भी फोकस्ड होता है। जो कृति है ये एक हाईली इवॉल्व म्यूजिकल सॉन्ग है जिसका अपना ही ताल और तागा फिक्स होता है। यहाँ पे कर्नाटिक स्टाइल में जो कंपोजिशन है इसके कुछ पार्ट्स है, जैसे पल्लवी। कंपोजिशन के पहला और दूसरा लाइन है पल्लवी, इसको बार बार हर चरण में या फिर हर स्टैंजा में रिपीट किया जाता है। इसको कहते हैं पीस दे रेजिस्टेंस। कर्नाटिक कंपोजिशन का जो बेस्ट पार्ट है उसको कहते हैं एज रागम तनम पल्लवी। यहाँ पे सिंगर को चांस दिया जाता है या फिर स्कोप दिया जाता है इम्प्रोवाइजेशन का। पल्लवी के बाद जो दो लाइंस है उसको कहते हैं एज अनुपल्लवी। इसको स्टार्टिंग में गाया जाता है, बिगनिंग में गाया जाता है और कभी कभी इसको सॉन्ग के एंड में गाया जाता है। बट जरूरी नहीं है कि हर स्टैंजा या फिर चरणम में इसको रिपीट करें। इसके बाद आता है वर्णम। बेसिकली ये रिसाइटल के बिगिनिंग में, कंपोजिशन के बिगिनिंग में ये गाया जाता है और ये ऑडियंस को बताता है कि रिसाइटल का रागा क्या है। और इसको भी दो भाग में बांटा गया है। पहले जो भाग है उसको कहते हैं पूर्वांग और जो सेकंड हाफ है उसको कहते हैं उत्तरांग। इसके बाद जो कंपोजिशन का अगला पार्ट है वो है रागमालिका। ये बेसिकली पल्लवी का कंक्लूडिंग पार्ट है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंगर को इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप देता है। बट जितने भी आर्टिस्ट हैं इम्प्रोवाइजेशन करने के बाद वो कंपोजिशन के एंड में उनको वापस ओरिजिनल थीम में पहुंचना होता है, रिटर्न करना पड़ता है। कर्नाटिक म्यूजिक में और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे स्वर कल्पना। ये एक सेक्शन है जहां पे ड्रमर अकंपनी होता है और ड्रमर के साथ ये परफॉर्म करते हैं एट मीडियम और फास्ट पेस। कर्नाटिक म्यूजिक को अकंपनी किया जाता है बेसिकली विथ मृदंगम। और जो सेक्शन मृदंग के साथ इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू किया गया है उसको कहते हैं स्थानम। बट ऐसा जो सेक्शन है या फिर पीस है जहां पे मृदंगम नहीं होता उसको कहते हैं रागम। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेसिकली द कर्नाटिक म्यूजिक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो बेसिक इन्फ्लुएंस है वो मिक्सचर है अरब, पर्शियन और अफगानी म्यूजिक का। जो कर्नाटिक म्यूजिक है वो एक इंडिजिनस म्यूजिक है, मतलब इंडिया में ही क्रिएट हुआ है। कर्नाटिक म्यूजिक में कोई फ्रीडम नहीं है इम्प्रोवाइजेशन का ओवरऑली, बट हिंदुस्तानी म्यूजिक में बहुत इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो सब जॉनर्स हैं उसके वजह से एक घराना सिस्टम इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है। कर्नाटिक म्यूजिक में बेसिकली एक ही पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब स्टाइल है सिंगिंग का। हिंदुस्तानी म्यूजिक में वोकल्स को जितना इंपॉर्टेंस दिया गया है उतना ही वो इंपॉर्टेंस इंस्ट्रूमेंट्स को दिया गया है। बट कर्नाटिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है वोकल म्यूजिक को। हिंदुस्तानी म्यूजिक में 6 मेजर रागाज हैं और 72 रागाज हैं कर्नाटिक म्यूजिक में। हिंदुस्तानी म्यूजिक में टाइम का एक लिमिटेशन रहता है, बट ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कर्नाटिक में। हिंदुस्तानी का जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है तबला, सारंगी, सितार और संतूर। वीणा, मृदंगम और मंदोलिन ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं कर्नाटिक म्यूजिक का। हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो मेजर पार्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया में और कर्नाटिक म्यूजिक का जो मेजर इन्फ्लुएंस रहता है वो है साउथ इंडिया में। सबसे कॉमनैलिटी जो फैक्ट है हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक में वो है इंस्ट्रूमेंट्स का। यहां पे फ्लूट और वायलिन वो यहां पे कॉमन इंस्ट्रूमेंट है दोनों म्यूजिक स्टाइल में। फोक म्यूजिक। इंडिया एक ज्योग्राफिकली डाइवर्स नेशन है और इसकी डाइवर्सिटी की वजह से जितनी भी स्टेट्स हैं कंट्री के, हर एक स्टेट का अपना ही कल्चरल इन्फ्लुएंस रहता है। सो इस कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे अपना ही इनका म्यूजिक ट्रेडिशन रहता है।
जो क्लासिकल म्यूजिक है इनके अपने रूल्स हैं और काफी स्ट्रिक्ट रूल्स है जनरली, और बेसिकली ये बेस्ड होता है ऑन नाट्य शास्त्र टेस्ट जिसको भरत मुनि ने लिखा है। इसके अलावा क्लासिकल म्यूजिक में एक गुरु शिष्य ट्रेडिशन रहता है, स्टूडेंट मेंटोर ट्रेडिशन, बट फोक ट्रेडिशन ऐसा नहीं है, ये लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सो इसकी वजह से कोई हार्ड और फास्ट रूल्स नहीं है यहाँ पे। सो लोगों में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी रहती है सो उतनी डाइवर्सिटी फोक म्यूजिक में भी रहती है, और यहाँ पे म्यूजिकल रिदम काफी ज्यादा इसमें इन्फ्लुएंस रहता है इनका। बेसिकली यहाँ पे बीट्स का काफी ज्यादा फोकस किया गया है यहाँ पे, और इसको डांस के साथ यहाँ पे काफी इसका मिक्सचर है। सो डांस ओरिएंटेड म्यूजिक है ये फोक म्यूजिक। इसके अलावा फोक म्यूजिक के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि हर एक डिफरेंट स्टेट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। सो हर स्टेट का अपना फोक म्यूजिक है। बॉल सॉन्ग, ये एक म्यूजिक ही नहीं बट एक बंगाली रिलीजियस सेक्ट है। ये जो बंगाली संगीत है, बॉल संगीत, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोक सॉन्ग है, और इसके जो लिरिक्स हैं इसमें हिंदू भक्ति मूवमेंट्स और सूफी सॉन्ग का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। इसका जो हेरिटेज है काफी पुराना है, और ये अपने सॉन्ग्स के थ्रू मिस्टिसिज्म प्रीच करते हैं, विच कैन बी सीन इन द शेब धोनी या फिर बोला हेदी सेक्ट। इसके जो अभी प्रोपाउंडर हैं इस म्यूजिक के वो हैं योतिन दास, पूर्ण चंद्र दास, लालन फकीर, नबौनी दास, सनातन दास ठाकुर बॉल। नेक्स्ट इज वानावान, ये कश्मीर स्टेट का एक फोक म्यूजिक है, और इसको स्पेशली वेडिंग सेरेमनी के टाइम में गाया जाता है, और इसके वजह से इसको काफी ऑस्पिशियस माना जाता है। पंदवानी, ये एक टाइप का फोक म्यूजिक है जो कि महाभारत पे बेस्ड है काफी। इसके अंदर गायन और वादन है। गायन बेसिकली सिंगिंग सेक्शन है, और वादन में इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। और यहाँ पे जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, उनको बेसिकली तंबुरा के थ्रू रिदम उसका सेट किया जाता है। यहाँ पे जो सबसे फेमस आर्टिस्ट है वो है छत्तीसगढ़ के तीजन भाई। उनके म्यूजिकल फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से उन्होंने पद्मश्री और पद्म भूषण जीता है। नेक्स्ट है अल्हा, ये मध्य प्रदेश का एक टाइप का फोक म्यूजिक है, फोक फोम है, और यहाँ पे बेसिकली एक हीरोइक बलाड सॉन्ग है जिसके अंदर वर्ड्स काफी इंट्रिकेट यूज किए गए हैं। इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज किया गया है, जैसे ब्रज, अवधी और भोजपुरी लैंग्वेज भी इसमें यूज किया है। ये जो फॉर्म है ये महाभारत को डिपिक्ट करने के लिए बहुत यूज किया गया है, और जितने भी हीरोज हैं उनको ग्लोरीफाई करते हैं और बताते हैं कि जो हीरोज हैं ये पांडवास के री इनकारनेशन है। जो पांडवास के 5 भाई हैं, 5 ब्रदर्स हैं, उनको सब्स्टिट्यूट किया गया है एज अल्हा, उदल, मलखन, लखन एंड देवा। पानीहारी, ये राजस्थान का फोक सॉन्ग है, और यहां पे जो मेन थीम है वो है वाटर। वुमेन जो कि वाटर को फेच करते हैं और फिर नियर बाई वेल से फेच करके फिर वाटर को कैरी ऑन करते हैं मटका के अंदर रख के, जिसको वो अपनी सिर के ऊपर रखते हैं और फिर घर तक चल के आते हैं। तो ये जो पूरा सीन है सॉन्ग में ये सब बताया गया है। इसमें कुछ और मैटर्स है, कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर फोकस किया गया है, जैसे जो विलेज वुमेन के जो डेली कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा लवर्स के बारे में बताया गया है, उनके रोमांटिक नेचर के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में जो कंटेंशियस रिलेशन है उसके बारे में भी बताया गया है। गोवी, ये महाराष्ट्र और गोवा का फोक फॉर्म है। ये वुमेन के बारे में सॉन्ग, और मोस्टली वुमेन ही गाते हैं जब वो फ्री होते हैं, मतलब उनके लेजर टाइम में, जब वो अपने घर के काम कर रहे होते हैं। और इस सॉन्ग के अंदर पोएट्री के बारे में बताया गया है। प्रेगनेंसी, मैरिजेस और एज अ फॉर्म ऑफ ललबी, ऐसे फॉर्म में सॉन्ग्स लिखा गया है। नेक्स्ट है पाई सॉन्ग, ये मध्य प्रदेश का सॉन्ग है, और इसको फेस्टिवल्स के टाइम में गाया गया है, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये जो सॉन्ग्स है इसके अंदर गुड मानसून और गुड हार्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, और बेसिकली ये जो सॉन्ग्स है ये फार्मर कम्युनिटीज के लिए है। जो सेरा डांस है ये पाई म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है। लावनी, ये महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस फोक डांस फॉर्म है। जो लावनी है ये ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो सॉन्ग है ये बेस्ड होता है ढोलकी के बीट्स के ऊपर। ढोलकी एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे एक पावरफुल रिदम होने की वजह से ये जो लावनी डांस फॉर्म है ये डांसिंग के लिए परफेक्ट है, और जितने भी डांसेस हैं वो मेरिली डांस करते हैं। नेक्स्ट है मांड, ये राजस्थान का फोक म्यूजिक है, और ये बताया गया है, ये माना जाता है कि इसको रॉयल कोर्ट्स में डेवलप किया गया है। सो इसकी वजह से इसका एक क्लासिकल वर्जन है। ये ना ही फुल फ्लेज रागा है और ना ही ये एक फ्रीली रेंडर्ड फोक सॉन्ग है। ये माना जाता है कि ये जो सॉन्ग्स हैं ये बर्ड्स गाते हैं वाइल सिंगिंग द ग्लोरी ऑफ द
राजपूत रूलर्स। रास या फिर दांडिया रास, ये गुजरात का ट्रेडिशनल फोक डांस है। ये एसोसिएटेड है विथ होली एंड कृष्ण लीला। गरबा के अलावा ये वेस्टर्न इंडिया में नवरात्रि के इवनिंग्स के टाइम में इसको परफॉर्म किया जाता है। रास के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट जो दांडिया रास है जिसको गुजरात में नवरात्रि के टाइम में परफॉर्म किया जाता है, ये काफी पॉपुलर फॉर्म है। रास के कुछ और फॉर्म्स हैं, जैसे राजस्थान का दांग लीला, जहां पे एक ही बड़ी लास्ट स्टिक यूज किया जाता है, और जो रास लीला है ये नॉर्थ इंडिया से है। दांडिया रास और रास लीला ये फॉर्म्स में काफी सिमिलर है। जो दांडिया रास है, यहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 स्टिक्स, जो कि अपने हाथ में रखते हैं और वो सर्कल में परफॉर्म करते हैं। पोवाड़ा, ये महाराष्ट्र का एक फोक फॉर्म है। ये बेसिकली बल्लाड्स हैं जिसके थ्रू हीरोज के लिए गाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शिवाजी, इनके लाइफ में जो ग्लोरियस पास थे और इनके जो हीरोइक डीड्स थे, ऐसे इवेंट्स के बारे में सॉन्ग्स के थ्रू बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है खोंजोम परवा, ये मणिपुर का फोक म्यूजिक है। ये एक बेसिकली पॉपुलर बॉल जॉनर है जहां पे म्यूजिकल नरेशन दिया गया है। खोंजोम की जो लड़ाई है उसके बारे में बताया गया है म्यूजिक के थ्रू, जो लड़ी गई थी बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड मणिपुरी रेजिस्टेंस फोर्सेस इन 1891। भगवती, ये इमोशनल सॉन्ग्स हैं जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के मासेस में काफी पॉपुलर है। ये गजल्स के साथ काफी रिजेम्बलेंस रखता है और यहाँ पे जो पिच है काफी स्लो रहती है। कंपोजिशंस में जो थीम यूज किया गया है वो है नेचर, लव और फिलॉसफी। कुछ और मेजर फोक सॉन्ग्स हैं हमारी कंट्री में, जैसे बिहार का सोहर, ये म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है जिसको गाया जाता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट है आसाम का तिक्कर, ये इस्लाम की टीचिंग को ये एम्बॉडिफाई करता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का जाजिंजा, ये बेसिकली गाया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिजेस। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का नायुगा, ये मैरिज सेरेमनी के एंड में गाया जाता है। नेक्स्ट है नागालैंड का हिलियमलू, ये बेसिकली डांसिंग सॉन्ग्स हैं। इसके बाद नागालैंड का न्यूलियू होता है, ये सॉन्ग्स हैं जिसके अंदर लेजेंड्स और मिथ्स के बारे में बताया गया है। नागालैंड का जो हेरीलियू है ये बेसिकली वॉर सॉन्ग्स हैं, और जो नागालैंड का जो हेकालियू है ये बेसिकली सॉन्ग्स है अबाउट वन सेल्फ। फ्यूजन बिटवीन क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक, जैसे जैसे म्यूजिक में डेवलपमेंट होता गया, सो क्लासिकल और फोक म्यूजिक में फ्यूजन आता गया। जो कॉमनर्स और रॉयल्टी है, ये इनमें कॉमन सी बात है कि ये डाइटीज को पेट्रोनाइज करते हैं, उनको पूजते हैं। सो जो डिवोशनल म्यूजिक है इसके थ्रू दोनों जॉनर्स को कंबाइन किया गया। इसके और भी स्टाइल्स हैं, जैसे सुगम संगीत, ये डिवोशनल म्यूजिक का एक जॉनर है जिसके थ्रू क्लासिकल और फोक म्यूजिक को दोनों को एक साथ लेके आ गए हैं। यहाँ पे बेसिक आइडिया लिया गया है फ्रॉम प्रबंधा संगीत और ध्रुवपदा, जो कि डिवोशनल है नेचर में। इसके और भी सब कैटेगरीज हैं इस जॉनर के, सुगम संगीत के। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम। भजन नॉर्थ इंडिया का ये बहुत ही पॉपुलर डिवोशनल सिंगिंग स्टाइल है और इसका ओरिजिन भक्ति मूवमेंट को बिलोंग करता है, जहां पे जो सेंट्स हैं या फिर साधु संत हैं ये भगवान के मैसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू ओरली, और यहाँ पे वो हिम्स को गाते हैं। यहाँ पे जो लिरिक्स है हिम्स के अंदर, वो उसकी जो मेलोडी है काफी सिंपल है, जहां पे जो रागा है या फिर एक से ज्यादा रहती है। यहाँ पे जो मेन थीम है वो फेमस माइथोलॉजिकल टेक्स्ट बुक महाभारत और रामायण से लिया गया है। इनके काफी जो गॉड्स हैं और गॉडेसेस हैं, इनकी लाइफ या फिर स्टोरीज वो ही मेन थीम है यहाँ पे। इससे भजन जो बनता है, यहाँ पे जो इसको अकम्पनी करने के लिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे चिमटा, ढोलक, ढपली, मंजिरा। इसके अलावा भजन के जो फेमस जो एक्सपाउंडर्स थे या फिर सिंगर्स थे मीडिवल पीरियड में, वो थे मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है शबद। जब सिखिज्म जब ये राइज पे था, जब ये पीक पे था, तो यहाँ पे गुरुज के लिए बहुत ही डिवोशनल सॉन्ग्स डेडिकेट किए जिसको गुरुद्वारा में गाते थे। और हिस्टोरियंस का कहना था कि गुरु नानक और उनके जो डिसाइपल है मर्दाना, वही शबद की डेवलपमेंट और पॉपुलैरिटी और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी बेसिकली 3 टाइप के शबद सिंगिंग है। एक रागा बेस्ड है, दूसरा ट्रेडिशनल शबद है जो कि आदि ग्रंथ में मेंशन्ड है, और तीसरा है लाइटर शबद। और जो तेजपाल सिंह, सुरिंदर सिंह और भाई संता सिंह है, जिनको सिंह बंधुस कहते हैं, ये अभी के बेस्ट नोन और पॉपुलर शबद सिंगर्स हैं।
नेक्स्ट है कवाली। ये भी एक डिवोशनल म्यूजिक है जहां पे जो लिरिक्स है वो अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद या फिर किसी मेजर सूफी के प्रेज में लिखा गया है। यहाँ पे जो कंपोजिशन में जो रागा यूज किया गया है वो सिंगल रागा है और ये बेसिकली पर्शियन, उर्दू या फिर हिंदी लिटरेचर में लिखा है। जो कवाली है बेसिकली यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो या तो सोलो होंगे या फिर ग्रुप होंगे, जहां पे जो सिंगर्स हैं वो 2 लीड होंगे। ये माना जाता है कि आमिर खुसरो के परफॉर्मेंस और उनके वर्क की वजह से ही कवाली का ओरिजिन हुआ है, बट बहुत सारे हिस्टोरियंस इसके खिलाफ आर्ग्यू करते हैं, डिस्प्यूट करते हैं। जो सबसे कवाली में जो सबसे फेमस जो आर्टिस्ट हैं वो है सबरी ब्रदर्स, नुसरत फतेह अली खान, अजीज वरीसी एक्सेट्रा। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुगम संगीत और उसका ओरिजिन क्या है और बेसिकली उसका पर्पस क्या है। सबसे पहले देखेंगे महाराष्ट्र का अभंगा। यहाँ पे जो कंपोजिशन है ये विठोबा गॉड के लिए उनके प्रेज में लिखा गया है। जो सॉन्ग है उसको कंपोज और संग दोनों तुकाराम नंदे और बाकी के सिंगर्स करते हैं। ये तुकाराम नंदे ये काफी फेमस सिंगर हैं। इसके अलावा है बंगाल का भतियाली, जिसको वहां के बंगाल के बोट कम्युनिटी वो गाते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु का तेवरम। ये तमिलनाडु के जो शेवाइट कम्युनिटी है वो गाते हैं, जैसे ओदियार्स। नेक्स्ट है बंगाल का जो कीर्तन। यहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग दोनों को मिक्स करते हैं और यहाँ पे जो मेन थीम है या फिर इंस्पिरेशन है वो गीता गोविंदा से लिया गया है। रविंद्र संगीत ये बंगाल का काफी फेमस म्यूजिक कंपोजिशन है, जहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, इस स्टाइल में बेसिकली उनके म्यूजिक को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। ये जो म्यूजिक है बेसिकली एक मिक्सचर है जहां पे क्लासिकल एलिमेंट्स और बंगाली फोक म्यूजिक को मिक्स किया है। राइट नाउ मोर देन 2000 रविंद्र संगीत आर प्रेजेंट, जिसको बंगाल के म्यूजिक लवर्स दोनों गाते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। यहाँ पे जो थीम है वो रेंज करता है फ्रॉम द वर्शिप ऑफ वन ट्रू गॉड। इसके अलावा यहाँ पे नेचर और उसके ब्यूटी का डिवोशन भी थीम है, लव और लाइफ का जो सेलिब्रेशन है वो भी थीम है। यहाँ पे इस रविंद्र संगीत स्टाइल में यहाँ पे पैट्रियोटिज्म का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया है वो ये बताता है कि अपनी जो नेशन है उसको अपनी नीड से ऊपर रखना है। नेक्स्ट है गाना संगीत। ये जो बेसिकली म्यूजिक है ये एक फ्यूजन म्यूजिक है जिसको कोरस या फिर ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है और इस गाने संगीत में यहाँ पे बेसिकली पैट्रियोटिक फीलिंग्स को गाने में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा सोसाइटी में जितने भी मैल प्रैक्टिस हो रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ पे जो प्रोटेस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसको भी सॉन्ग में इंक्लूड करते हैं। बेसिकली गाने में सोशल मैसेज का यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे लोगों को रिक्वेस्ट करना और बताना कि वुमेन के और चिल्ड्रन के जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो गलत है और उसको बंद करना चाहिए। जो वंदे मातरम है जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये गाना संगीत का काफी बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके बाद है हवेली संगीत। ये मोस्टली ये जो म्यूजिक है ये जो स्टाइल है मोस्टली राजस्थान और गुजरात में देखा गया है, बट अब कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस में इसको देख सकते हैं। स्टार्टिंग में टेम्पल प्रीमाइसेस में ये इसे गाते थे, बट अब इसे टेम्पल प्रीमाइसेस के अलावा और भी डिफरेंट प्लेसेस में इसे देखा गया है। ये जो स्टाइल है म्यूजिक का बेसिकली जो पुष्टिमर्ग संप्रदाय कम्युनिटी है वो इसे प्रैक्टिस करते हैं। जो पुष्टिमर्ग संप्रदाय कम्युनिटी है ये पुष्टिमर्ग में बिलीव करते हैं, जो कि एक रास्ता है जिसके थ्रू सैल्वेशन या फिर मोक्षा अचीव कर सकते हैं। मॉडर्न म्यूजिक, और इसके अंदर सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट रॉक म्यूजिक। इंडियन रॉक म्यूजिक ये एक कोलैबोरेशन है इंडियन म्यूजिक और मेन स्ट्रीम रॉक म्यूजिक का, बट ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें सबसे ज्यादा शेयर जो हेल्ड करता है दैट इज हेल्ड बाय द इंडियन म्यूजिक। मतलब सोल में इंडियन म्यूजिक है, इंडियन सेंट्रिक है। और यहाँ पे हमारी कंट्री में बहुत सारे बैंड और आर्टिस्ट फेमस हैं इस फील्ड में, विच ऑल्सो इंक्लूड NRI म्यूजिशियंस टू। हमारी कंट्री के जो पहले रॉक सिंगर्स में से कुछ एक हैं उषा उदुप, जिन्होंने काफी ओरिजिनल सॉन्ग्स किए हैं और उन्होंने बहुत फेमस कवर्स भी किए हैं वेस्टर्न क्लासिकल रॉक सॉन्ग्स का। इंडियन रॉक का एक यूनिक फीचर ये है कि यूनिक फीचर तब बना जब इंडियन म्यूजिशियंस ने रॉक म्यूजिक को फ्यूज करना स्टार्ट किया विथ ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिक। ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम द मिड 1960s ऑनवर्ड्स। इनमें से बहुत सारे सॉन्ग्स फिल्मी सॉन्ग्स हैं जिसको बॉलीवुड फिल्म्स के लिए प्रोड्यूस किया गया है और इसके वजह से कंट्री का जो इंडिपेंडेंट रॉक म्यूजिक है ये बहुत बार ओवरशैडो हो चुका है
बाय द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। और ये देखा गया है कि वेस्टर्न म्यूजिक ने अकेले ने ही इंडियन म्यूजिक को इन्फ्लुएंस किया है, बट इंडियन म्यूजिक ने भी ऑन द ऑपोजिट साइड वेस्टर्न म्यूजिक को काफी इन्फ्लुएंस किया है। एंड इन सेवरल लोकेशन इसको हम देख सकते हैं। ये स्टार्ट हुआ है 1960 में, जब रविशंकर के म्यूजिक ने इंस्पायर किया था बीटल्स को, एंड इट वॉज रिफ्लेक्टेड इन देयर सॉन्ग ऑफ नॉर्वेजियन वुड द बर्ड हैज फ्लॉन। इसके बाद जो सर्जन पेपर का जो लोनली हर्ट क्लब बैंड है 1967 में, उस टाइम में इनके जो म्यूजिक ने वो उनसे भी हाईलाइटिंग फैक्टर पता चलता है कि इंडियन म्यूजिक ने वेस्टर्न म्यूजिक को काफी इन्फ्लुएंस किया है। जैज, हमारी कंट्री में जैज म्यूजिक का जो ओरिजिन हुआ है वो बॉम्बे में हुआ है 1920s में स्पेसिफिकली, जब अफ्रीकन अमेरिकन जैज म्यूजिशियंस जब उन्होंने पॉश होटल्स में प्राइवेट ऑडियंस के लिए परफॉर्म किया था, और इनको देखने के बाद गोवा म्यूजिशियंस ने आइडिया लिया और धीरे धीरे फिर उन्होंने म्यूजिक डेवलप किया, जैज म्यूजिक, और ये हमारी हिंदी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्सपैंड होता गया। मॉडर्न म्यूजिकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो 1930 से 1950 का जो पीरियड था, ये हमारी कंट्री के जो जैज म्यूजिक के लिए गोल्डन एज था। यहाँ इस टाइम में बहुत सारे यूएस से ब्लैक म्यूजिशियंस हमारी कंट्री में आए, क्योंकि ब्लैक म्यूजिशियंस यूएस में काफी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। सो इसको अवॉइड करने के लिए वो हमारी कंट्री में आए, और फिर उनके थ्रू हमारी कंट्री में जैज म्यूजिक काफी पॉपुलराइज हो गया। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो म्यूजिशियंस थे या फिर फेमस म्यूजिशियंस थे वो थे लियोन एबी, क्रिकेट स्मिथ, क्रेटन थॉमसन, केन मैक, रॉय बटलर एंड टेडी वेदरफोर्ड। जैज म्यूजिक ये बॉम्बे में काफी पॉपुलराइज हो गया था, और जो ताजमहल होटल का जो बॉलरूम है ये ग्राउंड बन गया था एक्सपेरिमेंट का, इंडियन एलिमेंट्स और जैज म्यूजिक के फ्यूजन का। क्योंकि जैज और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दोनों बहुत सिमिलैरिटीज रखती हैं। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और म्यूजिशियन को जब ये पता चला तो उन्होंने इन दोनों का फ्यूजन करना स्टार्ट किया। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ 1940s में, और इसकी वजह से एक नया जॉनर आया जिसका नाम है इंडो जैज। इस फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट और फेमस म्यूजिशियंस थे जैसे रविशंकर, जॉन कॉल्ट्रेन एक्सेट्रा, वो इस फील्ड में पायनियर्स थे। बाद में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को देखते देखते जैज म्यूजिक भी इसमें भी काफी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आया। सो इसकी वजह से जैज म्यूजिक में एक नया सब जॉनर आया जिसका नाम है फ्री जैज। साइकेडेलिक एंड ट्रांस, बीटल्स का जो रागा रॉक सॉन्ग है नॉर्वेजियन वुड, इससे ही साइकेडेलिक म्यूजिक डेवलप हुआ है, और इसके बाद हेवी मेटल म्यूजिक का फाउंडेशन हुआ है। जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है इसको काफी एक्नॉलेज करते हैं वेस्टर्न कंपोजर्स, और यह माना गया है कि 1960 से जो रिनाउंड वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं जैसे बीटल्स या फिर डोर्स या फिर रोलिंग स्टोन्स, ये इंडियन क्लासिक म्यूजिकल के बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज करके साइकेडेलिक म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन देयर म्यूजिक। यहाँ पे जो मेजर साइकेडेलिक बैंड्स हैं इंडिया में वो हैं फरेबी जलेबी, अघोरी तांत्रिक, केरोसिन क्लब, फ्लिपनॉट, गिद्रा एक्सेट्रा। और इंडियन साइकेडेलिक ट्रांस म्यूजिक का एक पूरा अलग जॉनर है जिसका नाम है गोवा ट्रांस। ये पूरा जो गोवा ट्रांस है ये गोवा में स्पेसिफिकली इवॉल्व हुआ है 19s के टाइम में, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हिपीज इन दैट प्लेस एट दैट टाइम। ईडीएम कल्चर आने से पहले, इंडिया में ईडीएम कल्चर आने से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का जो जॉनर था ये सबसे ज्यादा फेमस था, और मेजर जो इंडिविजुअल और बैंड्स जो म्यूजिक थे इंडिया में उस टाइम के थे वो थे गोवा गिल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, स्काजी फ्यूचर प्रोफेसी, तलमास्का, हेलुसिनोजन, राजा राम, जीएमएस एंड स्फोंगल। पॉप म्यूजिक और इंडियन एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है ये बाद में इसको कैटेगराइज किया है एज इंडी पॉप और हिंदी पॉप। मनसून जो कि एक बैंड है, ब्रिटिश इंडियन फ्यूजन बैंड है, इन्होंने अपने एल्बम में पहली बार मेंशन किया था इंडी पॉप का 1981 में। बाद में अलीशा चेन्नई का जो कोलैबोरेशन था विद बीदू एंड एमटीवी इंडिया, इसकी वजह से काफी पॉपुलराइज हो गया था 1990 में। इसका एक और सब जॉनर है एज बॉलीवुड पॉप, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा इंडियन पॉप म्यूजिक उभर के आता है। बट बाद में जो कमर्शियल म्यूजिक की वजह से काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन रिसीव होने की वजह से इस इंडी पॉप ने एक इंटरेस्टिंग टर्न लिया था आफ्टर रिसीविंग स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द कमर्शियल म्यूजिक। इसने एक इंटरेस्टिंग टर्न लिया जब इसने ओल्ड इंडियन मूवी सॉन्ग्स को जब रीमिक्स करना स्टार्ट किया विथ न्यू बीट्स एडेड टू देम, और ये एक अटेम्प्ट की वजह से इसने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया स्पेसिफिकली फ्रॉम ओल्ड म्यूजिक लवर्स। बट अभी भी हमारी कंट्री में कुछ इंडी पॉप म्यूजिक का कुछ अपना शेयर है,
which are held by musicians like Mohit Chauhan, Mika Singh, Raghav Sachar, Pepon, etc. So that's all for this video. Thank you for watching it. We'll talk to you guys next one. Till then, have a nice day.